अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फ़ज़ल से सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में कि आप मज़ीद इस पे एक वीडियो बना दें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। तो एक पेपर शेयर हुआ है ग्रुप में, तो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह का आ रहा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो इनका जो ज़्यादातर पेपर है वो हैंडआउट से ही आया है, और आपने वो बात दोबारा से मैं कह रही हूँ कि आपने माइंड में रखना है कि जो प्रिंटेड फॉर्म में है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये एक फ़ाइल की बात की है इन्होंने यहाँ पे, तो ये फ़ाइल आपके पोस्ट असेसमेंट क्विज़ेस में थी। तो पोस्ट असेसमेंट क्विज़ तकरीबन 3-4 स्टूडेंट बता चुके हैं कि वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से तकरीबन 15-20 MCQs लग रही हैं। तो इसके अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप देखें ना, तो डेरिवेटिव है, तो आपको डेरिवेटिव के बारे में सारा आइडिया होना चाहिए कि पावर रूल कैसे लगाते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल आप कैसे लगाते हैं, और इसके अलावा वो सम और डिफरेंस वाला, ये सारे ये चंद एक रूल हैं जो कि आपके MCQs में और इसके अलावा आपके शॉर्ट या लॉन्ग में रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू वाला है, तो ये आपके पास स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्विज़ भी देखें ना, आपका क्विज़ नंबर 3 जो था वो ज़्यादातर इसी टॉपिक में से आया था। तो आपने ये वाला एक टॉपिक अच्छे से कर लेना है, और इसमें से आपके शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक आपने सही अच्छे तरीके से तैयार करना है। एंड सेकेंडली, टोटल रेवेन्यू में से आपके बहुत से क्वेश्चन आए हैं, और टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, तो मैं आपको पोस्ट असेसमेंट क्विज़ लाइव LMS से करवा देती हूँ ताकि आपको वो आगे सारा क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपके LMS पे क्या ये आंसर करेक्ट भी है या नहीं है। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म बात हो जाती है ना कि अगर LMS वाले कह देते हैं कि इनकरेक्ट है तो मतलब इनकरेक्ट है। तो अब हम करेंगे पोस्ट असेसमेंट क्विज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वे टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट। तो इसका जो होगा आपके पास वो होगा टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलें क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास जी है, इफ़ बोथ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स देन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी। तो ये हमारे पास ये ट्रू होगा, दोनों क्योंकि डिफरेंशिएबल है, ट्रू है। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। तो यस इट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी हमारे पास ट्रू है कि जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड जी इज इक्वल टू इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ये इसके बराबर होगा। तो ये भी ट्रू है हमारे पास, क्योंकि इसका वाकई में ये जो नीचे वाला होना चाहिए ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिएगा, वरना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने मार्जिनल का बोला है ना, तो मार्जिनल के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने हमेशा वाई वाले के साथ जो रकम है उसको करेक्ट करना है। तो आपके पास ये 0.75 आ गया। तो ये देखें आपके ये सारे के सारे जो अभी मैंने ऑप्शन लगवाए हैं ये सारे करेक्ट हैं। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम पोस्ट असेसमेंट में करेंगे लेक्चर नंबर 20 की MCQs। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कॉस्ट्स आर वेरिएबल कॉस्ट इन अ लॉन्ग रन। तो ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है MC, हमारे पास जो होता है वो बराबर मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होता है, DTC/DQ। तो ये भी हमारे पास ट्रू ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये भी हमारे पास ट्रू ऑप्शन है, ये आपके क्विजेस में ये चीज़ें आ चुकी हैं। और MPL जो हमारे पास है वो भी बराबर होता है DQ/DL। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास ट्रू ही है। उसके बाद MR है, यहाँ पे भी देखें अंदर भी R है, तो ये भी हमारे पास जी ट्रू है, क्योंकि मार्जिनल जो होता है वो हमेशा डेरिवेटिव ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि फिक्स्ड वैल्यू जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये भी आपके पास ट्रू ऑप्शन है। आप देख लें कि इसका जो हमारा रिजल्ट आया है वो सारे के सारे करेक्ट हैं। लेक्चर नंबर 21 की जो पोस्ट असेसमेंट है वो आप देख लें कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर बराबर किसके होती है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इट्स इन्वर्स। तो क्या ये इसका इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, एक्स इधर ही रह जाएगा और एफ उधर जाके हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इज DZ
बाय डी वाई और डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, मेरे पास इसका भी रिजल्ट बिल्कुल ठीक आया है। लेक्चर नंबर 20 के एमसीक्यूज देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि y इज इक्वल टू एक्स, इट्स इनवर्स फंक्शन इज x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो बिल्कुल यही बात है कि यहाँ से अगर हम x को अकेला करें तो y उधर जाके उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है चेन रूल। तो चेन रूल बिल्कुल यही होता है कि यहाँ पे अगर डी वाई है नीचे तो ऊपर भी डी वाई होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमारे पास किसके बराबर होता है? मार्जिनल रेवेन्यू और मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है जी। देखें हमारा ये इसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर की अगर हम पोस्ट असेसमेंट देखें तो उसमें वो क्या कह रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन इज सूटेबल फॉर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ फंक्शन, तो ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने आपको पहले भी डेरिवेटिव वाली बात कही है और ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल टर्म से रिलेटेड। तो ये देखें इसके ये दोनों भी हमारे करेक्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई? तो मनी सप्लाई का जी कैश होल्डिंग्स होता है, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है मनी सप्लाई एंड कैश डिपॉजिट्स आर नेगेटिव रिलेशनशिप। उसके बाद है हाई पावर्ड मनी सप्लाई इज इक्वल टू कैश होल्डिंग प्लस बैंक रिजर्व्स, तो ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन है। मनी सप्लाई कैश होल्डिंग प्लस बैंक डिपॉजिट, वही बात दोबारा से ही आ गई है, ये भी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई का जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है? बैंक डिपॉजिट्स हैं। देन लास्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैक्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट, तो बैंक डिपॉजिट का जो हमारे पास होता है वो बैंक रिजर्व्स होता है। ये देखें ये हमारे पास इसके सब के आंसर ट्रू आ गए। नेक्स्ट लेक्चर के क्विज देखें। फॉर मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो आपने जब भी यहाँ पे मिनिमम का वर्ड देखना है तो उसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा जी? ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉर मैक्सिमाइज। अब जब हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा तो इसका आपने लगाना है, एक मिनट इसको सर्च भी करके देख लेते हैं, नेगेटिव। तो ये हमारे पास मैक्सिमम होगा तो आपने हमेशा लगाना है लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो लगाना है मैक्सिमम, यानी कि ये एक दूसरे का उलट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे पास कब होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है, तो ये सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो आपका यहाँ पे जी करेक्ट जवाब है, तो इसके देख लेते हैं। ये देखें इन सब का रिजल्ट हमारे पास करेक्ट आया है। नेक्स्ट का हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट, हमारे पास इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम इज नॉन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड फॉर मनी एंड इनकम हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इनका फिर भी एक बार देख लेते हैं, इनके दरमियान पॉजिटिव ही होगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वन प्रोडक्ट ड्यू टू, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास होता है, एक बार फिर भी देख लेते हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वाला कह रहे हैं, ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है, ये सेव हो गया। और ये देखें इसके चार ऑप्शन करेक्ट है। शिफर्ड लीमा हैज़ एन इकोनॉमिक एप्लीकेशन इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी, तो ये आपके पास ट्रू ऑप्शन है। और ये ना इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट भी, यहाँ पे वो ये पहली जगह काट के ना आपसे आगे वाली दे के और ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी पूछ सकते हैं, या फिर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी भी यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसका अच्छे से करना है, ये आपके पास ट्रू ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है सीफर्ड लीमा इज़ यूज टू कैलकुलेट हिक्सन डिमांड फंक्शन, तो ये आपके पास बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है। एंड रोइज आइडेंटिटी किसके लिए यूज़ होता है? वो मार्शिलियन डिमांड फंक्शन के लिए होता है, ये भी ट्रू है। और इसमें भी आपसे ये रोइज आइडेंटिटी को कट करके ना आगे चीज़ दे के पूछ सकते हैं, तो आपने ये क्वेश्चन भी इसका अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलें ये हमारे पास ट्रू हो गया। उसके बाद है इन्वेलप थ्योरम हैज़ एन इकोनॉमिक एप्लीकेशन इन प्रोड्यूसर थियरी, तो ये आपके पास बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है, इन्वेलप थ्योरम इसीलिए यूज़ होता है। उसके बाद है
हॉटलिंग लीमा इज एट्रीब्यूटेड टू एन इकोनॉमिक्स, ये इसी का नाम दिया हुआ है, तो ये किसी को एक को मिस करके पूछ सकते हैं, ये भी आपके पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट भी रॉयज़ आइडेंटिटी फ्रेंच इकोनॉमिक्स ने दी थी, कौन सा था, रेनी रॉय था। आपने इस साइंटिस्ट का नाम अच्छे से कर लेना है और ये था कहाँ का, ये चीज़ वो पूछ सकते हैं क्विजेज में, तो ये आपने ट्रू लगा देना है। चलिए उसके बाद है एनवेलप थ्योरम, आपके पास किस पे बेस करता है, ये आपके क्विज में भी ये चीज़ आई थी, ये हमेशा कैलकुलस पे करता है, तो ये ऑप्शन आपको मिस करके वो ये सारा पूछ सकते हैं, तो आपने इसका भी ट्रू कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सीफर्ड लीमा इज़ एट्रीब्यूटेड टू एन इकोनॉमिक्स, तो ये इसी से ही हुआ था, तो इसका आपने ट्रू ऑप्शन लगा देना है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये देखें आपके पास इसके जो आंसर हैं वो सबके करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखें, इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे 1 आ गया तो आपने क्या लगाना है, यूनिटेरी, यूनी का मतलब 1 होता है, तो आपने ये ऑप्शन लगाना है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, अगर तो वो 1 से ग्रेटर होगा तो आपने मोर इलास्टिक लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट इफ़ आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट इज़ लेस देन 1, तो ये आपके पास बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद है इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इट मीन्स डिमांड कर्व इज, अगर वो कम है लेस है तो आपने क्या लगाना है, लेस इलास्टिक लगाना है। सेकेंड है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट इफ आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपके पास ट्रू ऑप्शन है इसका। एंड ये देखें इसका रिजल्ट आप देख लें कि ये सारे के सारे आपके पास ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन इज अ डायनेमिक प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये ट्रू ऑप्शन है। कैपिटल एंड लेबर कैन इम्प्रूव ओवर टाइम, तो ये भी ट्रू ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट्स आउटवर्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये आपके पास ट्रू ऑप्शन है, तो ये देख लें इन तीनों का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट का पहला क्वेश्चन हमारे पास है 8x + 5y = 21, ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि फंक्शंस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यस ये ट्रू है हमारे पास, ये इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। देन ये क्या कह रहे हैं कि इफ़ u x1 x2 से n तक ये बराबर होगा 0 के, तो क्या इम्प्लिसिट फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये आपके पास ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद है एफ क्यू के एल इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन फ्रॉम विच प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी ड्राइव, तो ये आपके पास ट्रू ऑप्शन है। एंड ये देखें इसके सारे आंसर करेक्ट हैं जी। तो लेक्चर नंबर 30 तक आपके पोस्ट असेसमेंट क्विज़ हो गए हैं। अगर तो आपको इनकी समझ आ रही है और आपको लग रहा है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो आपने कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर देना है। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आपने लाजमी ये एक बार देख के जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी अगर आपने कमेंट बॉक्स में मैसेज किए तो। चलें, बेस्ट ऑफ लक।